एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन में यूएस और रशिया अब भी एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं। हालात इतने खराब हैं कि दोनों के बीच टकराव कभी भी भड़क सकता है। लेकिन फुल ब्लोन वॉर कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी वजह से दोनों देश फिर से पुराने हथकंडे पर लौट आते हैं, स्पाइंग। लेकिन दिक्कत यह है कि ट्रेडिशनल स्पाइज अब आउटडेटेड हो चुके हैं और आसानी से पकड़े जा रहे हैं। इसी गैप को भरने के लिए रशियन एक नया और खतरनाक कदम उठाते हैं। वो एक खास ग्रुप बनाते हैं फीमेल स्पाइज का, जिन्हें सिडक्शन की कला में पूरी तरह ट्रेन किया जाता है। ये स्पाइज अपने टारगेट्स को ढूंढती हैं, उन्हें फंसाती हैं, उनके साथ इंटीमेट हो जाती हैं और उसी दौरान उनसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती है। एसआर प्रेजेंटिंग रेड स्पैरो 2018। कहानी की शुरुआत होती है डोमिनिका इगोरोवा से, जो रशिया की एक बेहद टैलेंटेड और फेमस बैले डांसर है। डोमिनिका अपनी टीनेज उम्र से ही डांस कर रही है और साथ साथ अपनी बीमार माँ की देखभाल भी करती आ रही है। एक दिन वो अपनी माँ को एक केयर टेकर के भरोसे छोड़कर काम पर निकलती है। वहाँ उसकी मुलाकात कई इन्फ्लुएंशियल लोगों से होती है, जिनमें उसका अंकल इवान भी शामिल है, जो रशिया के फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस एसवीआर का डिप्टी डायरेक्टर है। मिलने जुलने के दौरान एक गैंगस्टर दिमित्री उस्तिनोव डोमिनिका से फोटो लेने की रिक्वेस्ट करता है और उसी बहाने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। डोमिनिका क्लियरली अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन सिचुएशन को संभाल लेती है। थोड़ी देर बाद परफॉर्मेंस शुरू होती है। डोमिनिका स्टेज पर उतरते ही कमाल का डांस करती है और पूरा ऑडियंस मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन तभी एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। उसका डांस पार्टनर जंप करते हुए गलत तरीके से लैंड करता है और सीधे डोमिनिका की टांग पर आ गिरता है। उसकी टांग बुरी तरह टूट जाती है। हालात इतने सीरियस होते हैं कि डोमिनिका को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसकी इमरजेंसी सर्जरी होती है। इसी के साथ कहानी हमें एक और कैरेक्टर से मिलवाती है, नेट नैश से, जो सीआईए का एजेंट है और मॉस्को में काम कर रहा है। एक दिन नेट गोरकी पार्क में अपने एक एसेट से मिलने वाला होता है। तभी अचानक पुलिस वहां पहुंच जाती है। सिचुएशन को समझते ही नेट तुरंत दिमाग लगाता है। वो जमीन पर गोलियां चलाकर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर देता है। इसका फायदा ये होता है कि उसका रशियन मोल, जिसका कोड नेम मार्बल है, बिना पहचाने गए वहां से भाग निकलता है। हालांकि इस पूरे भगदड़ में नेट खुद पुलिस की पकड़ में आ जाता है। बाद में उसे अमेरिकन एम्बेसी की कस्टडी में ले जाया जाता है, जहां वो अपने सीनियर से मिलता है। वहां उसे बताया जाता है कि मार्बल सेफ है, लेकिन उसकी इस गलती की वजह से नेट को यूएस डिपोर्ट किया जा रहा है। यहीं से कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। अगले दिन आइवन सीधे एसवीआर के डायरेक्टर और जनरल व्लादिमीर कोचनॉय से मिलने पहुंचता है। वहां वो नेट की गोरकी पार्क वाली मीटिंग का वीडियो फुटेज दिखाते हैं और साफ बताते हैं कि उन्हें नेट में नहीं, बल्कि उस अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल में ज्यादा इंटरेस्ट है, जो वहां से बिना पकड़े गए निकल गया था। इसके बाद सीन फिर से डोमेनिका पर शिफ्ट होता है। वो हॉस्पिटल के बेड पर होश में आती है और देखती है कि उसकी टांग अब एक भारी मेटल फ्रेम में जकड़ी हुई है। जैसे ही उसे ये एहसास होता है कि वो अब कभी डांस नहीं कर पाएगी, वो पूरी तरह टूट जाती है। कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन डोमेनिका अब भी केन के सहारे ही चल पा रही होती है। तभी एक दिन अंकल इवान उससे मिलने आता है और उसे एक और झटका देता है। वो बताता है कि उसकी जगह किसी और डांसर को ले लिया गया है और अब थिएटर उसे कोई बेनिफिट्स भी नहीं देगा। हालांकि इवान उसे हेल्प का ऑफर देता है और कहता है कि जब वो रेडी हो तो उसके पास आ जाए। जाने से पहले वो डोमेनिका को एक लिफाफा देता है। जब डोमेनिका उसे खोलती है तो अंदर उसके फॉर्मर डांस पार्टनर और उसकी रिप्लेसमेंट की इंटीमेट पिक्चर्स, साथ ही उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग होती है। उस रिकॉर्डिंग से साफ इशारा मिलता है कि एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उसके पार्टनर ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी जगह ले सके। ये सच जानकर डोमेनिका का खून खौल उठता है। गुस्से में वो सीधे थिएटर पहुंचती है और अपने एक्स पार्टनर और उसकी गर्लफ्रेंड पर नज़र रखने लगती है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद वो दोनों स्टीम रूम में जाते हैं, जहां वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। बस यहीं डोमेनिका का सब्र टूट जाता है। वो केन लेकर उन दोनों पर हमला कर देती है और अपने साथ हुए धोखे का बदला ले लेती है। इसके बाद लौटते समय वो एक फ़ोन बूथ पर रुकती है और इस पूरी घटना को एक एक्सीडेंट की तरह रिपोर्ट कर देती है। अब डोमेनिका की करियर पूरी तरह तबाह हो चुकी होती है। मजबूर होकर वो फिर से अपने अंकल की मदद मांगती है। इवान मान जाता है, लेकिन एक शर्त के साथ। एसवीआर को पहले से मिले गैंगस्टर दिमित्री के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। आइवन चाहता है कि डोमिनिका दिमित्री से दोस्ती करे, उसका भरोसा जीते और अपने फेमिनिन चार्म्स का इस्तेमाल करके उसे फंसाए। डोमिनिका पहले हिचकिचाती है, लेकिन उसकी माँ के मेडिकल एक्सपेंसेस इतने ज्यादा होते हैं कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता।
उसी रात डोमिनिका दिमित्री के होटल पहुंचती है। वो बेहद खूबसूरती से तैयार होकर बार में बैठती है ताकि उसकी नज़र उस पर पड़े। जैसा उसने सोचा था, दिमित्री खुद उसके पास आता है और पूछता है कि वो उसकी क्या मदद कर सकता है। डोमिनिका उसे बताती है कि वो फिर से खुद को स्पेशल महसूस करना चाहती है। इसके बाद दोनों एक प्राइवेट रूम में चले जाते हैं और दिमित्री के गार्ड्स बाहर ही रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद दिमित्री उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है और बिना वक्त गवाए हद से ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। लेकिन तभी अचानक एक शख्स जिसने ब्लैक हेलमेट पहन रखा होता है कमरे में घुसता है और सीधे दिमित्री का मर्डर कर देता है। यहीं पर कहानी एक और खतरनाक मोड़ ले लेती है। वो डोमिनिका के ऊपर एक कोट फेंकता है ताकि उसका खून से सना शरीर ढक जाए और फिर उसे पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकाल ले जाता है। थोड़ी ही देर में पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एसवीआर एजेंट कॉन्स्टेंटीन है, जिसे आइवन ने भेजा था। इसके कुछ समय बाद आइवन खुद डोमिनिका के सामने आता है और उसे एक सीधा सा लेकिन डरावना चॉइस देता है। या तो वो एसवीआर ऑपरेटिव बने या फिर दिमित्री के मर्डर की विटनेस होने की सज़ा में उसे मौत की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। हालात को समझते हुए डोमिनिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो उनके लिए काम करने को हाँ कह देती है। इसके बाद डोमिनिका को भेजा जाता है स्टेट स्कूल 4, जो बेहद कठोर और ब्रूटल ट्रेनिंग के लिए जाना जाता है। यही वो जगह है जहां स्पैरो बयार किए जाते हैं, ऐसे एसवीआर ऑपरेटिव्स जो शारीरिक आकर्षण का सहारा लेकर अपने टारगेट को फंसाने में माहिर होते हैं। स्कूल पहुंचते ही डोमिनिका का स्वागत मेट्रन करती है, जो स्पैरो प्रोग्राम की हेड मिस्ट्रेस है। मेट्रन उसे एक नई आइडेंटिटी देती है और अंदर ले जाती है। अगले ही दिन क्लासेस शुरू हो जाती हैं। मेट्रन स्टूडेंट्स को दुनिया में फैले अव्यवस्था के बारे में लेक्चर देती है और जोर देकर कहती है कि सिर्फ रशिया ही ऐसा देश है जो इसे ठीक करने के लिए सैक्रिफाइस देने को तैयार है। फिर वो एक चिलिंग अनाउंसमेंट करती है। अब इन स्टूडेंट्स की बॉडीज स्टेट की प्रॉपर्टी है और उन्हें जो भी टास्क दिया जाएगा उसे बिना सवाल किए पूरा करना होगा। इधर दूसरी तरफ नेड की कहानी आगे बढ़ती है। वो एक सीआईए पैनल के सामने बैठा होता है जो रशिया में हुई उसकी गलती की वजह से उसे सस्पेंड करने का फैसला करता है। नेड आर्ग्यू करता है कि वो सालों से मावल के साथ काम कर रहा है और उसके अलावा किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता। काफ़ी डिस्कशन के बाद उसकी बात मानी जाती है और उसे खुद को प्रूव करने का एक आखिरी चांस मिल जाता है। नेट को बुडापेस्ट भेजा जाता है ताकि वो माबल से दोबारा कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर सके, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी हर मूवमेंट पर एसवीआर नज़र रखे हुए है। वापस स्टेट स्कूल 4 में मेट्रन स्पैरो को सिखाती है कि किसी भी टारगेट की सबसे बड़ी कमजोरी कैसे पहचानी जाए, यानी उसे असल में चाहिए क्या। वो टीवी पर कुछ इमेजेस दिखाती है और स्टूडेंट से पूछती है कि बताएं सामने वाले की चाहत क्या है। पहला सवाल एक एरोगेंट स्टूडेंट विक्टर गलत जवाब दे देता है। तभी डोमिनिका उसे करेक्ट कर देती है और विक्टर पूरी क्लास के सामने मजाक बन जाता है। दूसरा इमेज एक फीमेल स्टूडेंट सही पहचान लेती है। उसे क्लास के सामने बुलाया जाता है ताकि वो एक आदमी को सेटिस्फाई करे। लड़की घुटनों पर बैठती तो है, लेकिन वो खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर पाती। अगले दिन स्टूडेंट्स को एक ट्रूप ऑफ सोल्जर्स को वेलकम करने के लिए कहा जाता है जो हाल ही में कॉम्बैट से लौटे होते हैं। डोमिनिका एक यंग सोल्जर को चुनती है और उसे एक प्राइवेट रूम में ले जाती है जहां वो उसे खुश कर देती है। बाद में इस पूरी परफॉर्मेंस को मेट्रन और बाकी स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करते हैं। यहीं से साफ हो जाता है कि डोमिनिका अब सिर्फ एक डांसर नहीं रही, वो धीरे धीरे एक स्पैरो में बदल रही है। क्लास के बाद मेट्रन डोमिनिका की परफॉर्मेंस पर कमेंट करती है। वो कहती है कि उसकी टेक्निक तो अच्छी है, लेकिन वो अब तक खुद को पूरी तरह सरेंडर करना नहीं सीख पाई है। क्लास खत्म होने के बाद डोमिनिका शावर ले रही होती है। तभी पीछे से विक्टर आ जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। डोमिनिका घबराने की बजाय हिम्मत दिखाती है और पास पड़े वाटर टैप से उसे जोरदार वार करके खुद को बचा लेती है। ये इंसिडेंट पूरे स्कूल में हंगामा मचा देता है। मामला इतना बढ़ जाता है कि खुद जनरल व्लादिमीर इन्वेस्टिगेशन के लिए स्कूल पहुंचता है। वो डोमिनिका से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। डोमिनिका बिना डरे साफ जवाब देती है कि वो स्टेट की सेवा करती है, अपने फेलो स्टूडेंट की नहीं। अगली क्लास में मेट्रन डोमिनिका को सबके सामने बुलाती है, जबकि व्लादिमीर सब कुछ सीसीटीवी कैमरा से देख रहा होता है। मेट्रन विक्टर की फोटो दिखाकर डोमिनिका से पूछती है कि बताएं उसे असल में क्या चाहिए। तभी विक्टर को भी कमरे में लाया जाता है और मेट्रन डोमिनिका को आदेश देती है कि वो विक्टर को वही दे जो वो चाहता है। डोमिनिका बिना झिझक अपने कपड़े उतारती है और टेबल पर बैठकर अपने पैर फैला देती है, जैसे उसे इनवाइट कर रही हो। लेकिन विक्टर, जो पहले वाले इंसिडेंट से अब भी डरा हुआ होता है, उसे छुए बिना ही वहां से चला जाता है। तब डोमिनिका मेट्रन को जवाब देती है कि विक्टर की असली चाहत पावर है। ये जवाब व्लादिमीर को काफी इम्प्रेस करता है। उसी वक्त वो डोमिनिका को एक मिशन असाइन करता है।
बुडापेस्ट में उसका टास्क होता है नेट का भरोसा जीतना और मार्बल की आइडेंटिटी बाहर निकालना। मिशन एक्सेप्ट करने के बाद डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंचती है। वहां वो अपनी फेलो स्पैरो मार्ता के साथ रहती है। सब कुछ एसवीआर स्टेशन चीफ मैक्सिम वॉलंटॉफ की निगरानी में होता है। डोमिनिका नेट पर नज़र रखना शुरू कर देती है और उसी स्विमिंग पूल में जाना शुरू करती है जहां नेट जाता है। एक दिन वो जानबूझकर उसे टकराती है और छोटी सी बातचीत करती है, खुद को एम्बेसी ट्रांसलेटर बताकर। अगले दिन जब डोमिनिका फिर स्विमिंग पूल जाती है तो नेट वहां नहीं मिलता। ऊपर से उसे पता चलता है कि उसकी आईडी मिसिंग है। दरअसल नेट पहले ही समझ चुका होता है कि डोमिनिका एक रशियन स्पाई है जो मार्बल की आइडेंटिटी पता करने आई है। वो ये बात अपने सीनियर को रिपोर्ट करता है और ये भी बताता है कि डोमिनिका फ्यूचर में काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकती है। ये सुनकर उसके सुपीरियर उसे डोमिनिका के और करीब जाने की परमिशन दे देते हैं ताकि उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाली जा सके। कुछ समय बाद डोमिनिका एम्बेसी जाती है जहां वो देखती है कि मार्ता एक अमेरिकन पॉलिटिशियन स्टेफनी वाउचर से बात कर रही होती है। यहीं से कहानी में शक, डबल गेम और मैनिपुलेशन और ज़्यादा गहराने लगती है। कुछ ही देर बाद नेट खुद डोमिनिका के पास आता है और मान लेता है कि स्विमिंग पूल से उसी ने उसकी आईडी उठाई थी। डोमिनिका समझ जाती है कि नेट को उसके मिशन के बारे में सब पता चल चुका है, तो वो भी बिना घुमाए बिराए अपनी असली मंशा बता देती है। दोनों के बीच थोड़ी देर बातचीत होती है और आखिर में वो तय करते हैं कि अगले दिन डिनर पर मिलेंगे। इसके बाद डोमिनिका अपने अपार्टमेंट लौटती है और चुपके से मार्ता के कमरे की तलाशी लेती है। वहीं उसे पता चलता है कि मार्ता को स्टेफनी से कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन खरीदने का टास्क दिया गया है। अगले दिन काम के बाद डोमिनिका एसवीआर स्टेशन चीफ मैक्सिम का पीछा करती है और उसे एक बार तक फॉलो करती है। वहां वो मैक्सिम से रिक्वेस्ट करती है कि वो मॉस्को एक अच्छी रिपोर्ट भेजकर उसे थोड़ा और टाइम दिला दे। उसे मजबूर करने के लिए डोमिनिका जानबूझकर उसे उकसाती है, जिससे मैक्सिम गुस्से में आकर उसे मार देता है। अब क्योंकि यह सब कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका होता है, डोमिनिका उसी फुटेज के दम पर मैक्सिम को ब्लैकमेल करती है। वो साफ कहती है या तो मॉस्को एक बेहतर रिपोर्ट जाएगी या फिर वो उसे पुलिस के हवाले कर देगी। उधर नेड रेस्टोरेंट में डोमिनिका का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जब वो काफ़ी देर तक नहीं आती तो नेड ये मान लेता है कि उसने उसे डिच कर दिया है और वहाँ से चला जाता है। नेड को ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि डोमिनिका चुपचाप उसका पीछा कर रही है। वो नेड के घर पहुँचती है, डोरबेल बजाती है और नेड उसे क्वाइटली अंदर आने देता है। नेड घबराकर पूछता है कि उसने उसका एड्रेस कैसे ढूंढा। इससे पहले कि कोई सुन सके, डोमिनिका टीवी की आवाज़ तेज़ कर देती है और फिर गॉर्की पार्क वाली घटना के बारे में सवाल करती है। जवाब सुनने के बाद वो नेड को किस करती है, लेकिन नेड बीच में ही उसे रोक देता है और उससे घर जाने को कहता है। अगले दिन डोमिनिका के लिए एक और टेंशन खड़ी हो जाती है जब आइवन अचानक उससे मिलने आ जाता है। वो नेड के साथ उसकी प्रोग्रेस चेक करना चाहता है। टाइम खरीदने के लिए डोमिनिका एक झूठी कहानी बना देती है और कहती है कि वो मार्टा के साथ मिलकर स्टेफनी वाले केस पर भी काम कर रही है, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा फंडिंग चाहिए। आइवन थोड़ी देर सोचता है और फिलहाल वहां से चला जाता है। जाते वक्त जब वो अपना कोट उठा रहा होता है, डोमिनिका चुपके से उसके पासपोर्ट पर नज़र डाल लेती है ताकि उसके बारे में कुछ इंटेलिजेंस मिल सके। उस शाम जब डोमिनिका घर लौटती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे बाथरूम में मार्टा की लाश बाथटब में पड़ी मिलती है। वो अभी शौक से उबर भी नहीं पाती कि पीछे से वही एसवीआर एजेंट कॉन्स्टेंटीन आकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। कॉन्स्टेंटीन उसे साफ शब्दों में समझा देता है कि जो लोग सीक्रेट शेयर करते हैं उनका अंजाम यही होता है। इधर नेड अपने सुपीरियर को मार्बल का नया मैसेज बताता है, जिसे कंफर्म हो जाता है कि डोमिनिका एक स्पैरो है। उसके सीनियर उसे एक थ्रेट मानते हैं, लेकिन नेड को अब भी लगता है कि डोमिनिका को रिक्रूट किया जा सकता है। अगली शाम नेड डोमिनिका को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ता है और सीधे उसे बता देता है कि उसे उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में सब पता है। यहीं से दोनों के बीच भरोसे, शक और डबल गेम की लड़ाई और ज़्यादा खतरनाक होने लगती है। इसके बाद डोमिनिका भी अपनी पूरी कहानी नेड को बता देती है और साफ कहती है कि उसकी ज़िंदगी में इस वक्त सिर्फ एक ही प्रायोरिटी है, उसकी माँ की सेफ्टी। ये सुनकर नेड उसे एक डील ऑफर करता है। वो कहता है कि अगर डोमिनिका उसके लिए डबल एजेंट बनने को तैयार हो जाए तो बदले में वो उसे पूरी प्रोटेक्शन देगा। डोमिनिका थोड़ा सोचती है और फिर सीधा सवाल करती है, क्या वो उस पर भरोसा कर सकती है? नेड उसे यकीन दिलाता है कि वो उस पर पूरी तरह ट्रस्ट कर सकती है। उसी पल दोनों के बीच डिस्टेंस टूट जाती है और वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह डोमिनिका की मुलाकात नेड के सुपीरियर से होती है। उसकी लॉयल्टी और रिलायबिलिटी चेक करने के लिए उसे लाई डिटेक्टर टेस्ट से गुजारा जाता है।
जब डोमिनिका ये टेस्ट पास कर लेती है तो वो पैसा मांगती है और दावा करती है कि वो स्टेफनी बूशे से इन्फॉर्मेशन खरीद सकती है। शुक्रवार के दिन डोमिनिका मैक्सिम के साथ लंदन जाती है, जहां स्टेफनी से मीटिंग होनी होती है। डोमिनिका को एक ऐसे होटल रूम में ठहराया जाता है जिसे CIA ने खास तौर पर तैयार किया होता है। कमरे में हिडन सिक्योरिटी कैमरा लगे होते हैं और डेस्क के नीचे फेक डिस्क छुपा कर रखी जाती हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर असली डिस्क से स्वैप किया जा सके। कुछ ही देर बाद स्टेफनी होटल पहुंचती है। डोमिनिका उसके पास जाती है और खुद को मार्ता की तरफ से भेजा हुआ बताती है। स्टेफनी जब कन्विंस हो जाती है तो वो पैसों के बदले डिस्क डोमिनिका को सौंप देती है। डोमिनिका बाहर से डिस्क को ऑथेंटिकेट करने का नाटक करती है, लेकिन असल में वो उन्हें फेक डिस्क से बदल देती है। डील पूरी होने के बाद स्टेफनी को अचानक एहसास होता है कि उस पर अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंट नज़र रखे हुए हैं। घबराहट में वो पैसे कूड़े में फेंक देती है और सड़क पार करने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पूरे इंसिडेंट पर नज़र रख रहे रशियन एजेंट मान लेते हैं कि उनका मिशन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। उन्हें शक होता है कि कहीं डोमिनिका और मैक्सिम ने ही अमेरिकन्स को टिप ऑफ तो नहीं दिया। इसी शक के चलते दोनों को तुरंत मॉस्को लौटने का आदेश दिया जाता है। मॉस्को पहुंचते ही आइवन डिस्क अपने कब्जे में ले लेता है और डोमिनिका के साथ नैट को भी पकड़ लिया जाता है। दोनों अपनी बेगुनाही की दुहाई देते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कई दिनों तक ब्रूटल टॉर्चर सहना पड़ता है। इस दौरान मैक्सिम को तो मौत के घाट तक उतार दिया जाता है। डोमिनिका तमाम दर्द और यातनाओं के बावजूद अमेरिकन्स के साथ किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार करती रहती है। धीरे धीरे आइवन को उसकी बात पर यकीन होने लगता है। आखिरकार वो डोमिनिका को छोड़ देता है और उसे फिर से बुडापेस्ट भेज देता है ताकि वो अपना ओरिजिनल मिशन पूरा कर सके, यानी मार्बल की आइडेंटिटी निकालना। बुडापेस्ट पहुंचकर जब डोमिनिका की नैट से दोबारा मुलाकात होती है तो दोनों नैट के घर पर एक रोमांटिक इवनिंग बिताते हैं। लेकिन रात के बीच अचानक डोमिनिका की नींद खुलती है। वो देखती है कि वही कॉन्स्टेंटीन नैट को बेरहमी से टॉर्चर कर रहा है ताकि उससे मार्बल की आइडेंटिटी निकलवाई जा सके। शुरुआत में डोमिनिका कॉन्स्टेंटीन के साथ मिली हुई होने का नाटक करती है। वो दिखावे के लिए नैट को टॉर्चर करने में उसकी मदद भी करती है, लेकिन जैसे ही कॉन्स्टेंटीन का ध्यान भटकता है, डोमिनिका अचानक उस पर हमला कर देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर नैट अपनी बंधनों को तोड़ लेता है। इसके बाद डोमिनिका और नैट दोनों मिलकर कॉन्स्टेंटीन से भिड़ जाते हैं। काफी स्ट्रगल के बाद वो उसे नीचे गिराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई में दोनों को गंभीर चोटें आती हैं। अगले सीन में डोमिनिका हॉस्पिटल में होश में आती है। तभी उसे एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर मिलता है, जनरल व्लादिमीर। लेकिन जो वो बताता है वो पूरी कहानी को पलट देता है। व्लादिमीर खुद को मार्वल यानी वही मोल रिवील करता है। व्लादिमीर बताता है कि वो कभी एक सच्चा पेट्रियाटिक ऑफिशियल हुआ करता था, लेकिन रशिया में फैले करप्शन ने उसका भरोसा तोड़ दिया। उसकी बीमार पत्नी को एक अमेरिकन डॉक्टर से इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन उसे इलाज नहीं मिलने दिया गया। उसी दिन से व्लादिमीर का सिस्टम से भरोसा उठ गया। अब उसे डर है कि जल्द ही वो पकड़ा जाएगा और उसकी सारी कुर्बानी बेकार चली जाएगी। इसलिए वो डोमिनिका से कहता है कि वो उसे आइवन के सामने एक्सपोज कर दे। ऐसा करने से डोमिनिका एक नेशनल हीरो बन जाएगी और उसकी जगह नया मोल भी वही बन सकेगी। डोमिनिका को ये आइडिया पहले बिल्कुल बेतुका लगता है, लेकिन काफ़ी सोच विचार और कन्विंसिंग के बाद वो एक बड़ा फैसला लेती है। वो खुद को अथॉरिटी के सामने सरेंडर करने का निर्णय करती है। वो रशियन एम्बेसडर से मिलने की मांग करती है और जब उसे मौका मिलता है तो कहती है कि उसके पास मोल का नाम है, लेकिन वो ये नाम तभी बताएगी जब बदले में उसे अपनी आज़ादी मिलेगी। इस बातचीत के बाद एयरपोर्ट पर एक एक्सचेंज मीटिंग तय की जाती है। नेट को डोमिनिका के साथ भेजा जाता है ताकि मोल की आइडेंटिटी कंफर्म की जा सके। नेड अंदर से टूट चुका होता है। उसे लगता है कि डोमिनिका ने उसे इस्तेमाल किया और धोखा दिया, लेकिन डोमिनिका के पास उसके लिए एक सरप्राइज होता है। कुछ ही देर में रशियन उनके सामने मोल को लेकर आते हैं। जैसे ही उसका चेहरा खोला जाता है, सब सन्न रह जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि इवान होता है। तभी रिवील होता है कि डोमिनिका ने बुडापेस्ट पहुंचने के बाद से ही अपने अंकल के खिलाफ फेक एविडेंस तैयार करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उसने लंदन वाली फील्ड एक्सचेंज का ब्लेम भी इवान पर डाल दिया था। हैरान नेड तुरंत इवान को मोल कंफर्म कर देता है। एक्सचेंज पूरा होते ही एक रशियन स्नाइपर इवान को गोली मार देता है। कुछ ही पलों बाद डोमिनिका को हेलीकॉप्टर में बैठाकर वहां से ले जाया जाता है। फाइनल सीन में डोमिनिका को एक रशियन मिलिट्री सेरेमनी में सम्मानित किया जाता है, जिसमें जनरल व्लादिमीर भी मौजूद होता है। अब डोमिनिका अपनी मां के साथ एक सुरक्षित, आज़ाद और सुकून भरी जिंदगी जी रही होती है, वही जिंदगी जिसका सपना उसने हमेशा देखा था।
यहीं पर ये कहानी खत्म होती है, लेकिन डोमिनिका की जर्नी ये साबित कर देती है कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं बल्कि दिमाग होता है।